डेट है आज 22 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है गोल्डन लंगूर। ये इमेज में जो आप देख रहे हो ये है गोल्डन लंगूर, क्योंकि इसका कलर गोल्डन की तरह का, इसलिए इसका नाम है गोल्डन लंगूर। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये। रिसेंटली एक स्टडी हुई है, कुछ साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, उन्होंने किया है स्टडी है। उन्होंने कहा है जो इनकी पॉपुलेशन है गोल्डन लंगूर की, वो डिक्रीज हो रही है। किस वजह से? क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट का मतलब निवास स्थान, जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो स्थान डिक्रीज हो रहा है इनका। गोल्डन लंगूर को साइंटिफिक टर्म में ये ट्रेचिपेथेकस जेई भी बोलते हैं। इसको देखो यूके में और यूएस में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाता है। यूके में इसे ट्रेचिपिथेकस जेई बोलते हैं, अमेरिका में ट्रैकीपिथेकस या ट्रैकीपिथिकस जी बोलते हैं। तो आपको इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, ना ही इसका साइंटिफिक नाम कहीं पे आपको काम आने वाला है। आपको याद ये रखना है इसमें कि गोल्डन लंगूर पाया कहाँ जाता है। भूटान और इंडिया के बॉर्डर पे पाया जाता है। भूटान में भी मिलता है और इंडिया में भी। एक रीसेंट पेपर पब्लिश हुआ है जिसका नाम रखा गया है फ्यूचर सिमुलेटेड लैंडस्केप। इसने ये प्रिडिक्ट किया है कि गोल्डन लंगूर का जो हैबिटेट है वो लॉस हो गया, उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन और ख़तरे में आ गई है। ये एंडेंजर्ड प्राइमेट है, यानी कि एक स्पीसीज है जो खतरे में है। इसके हैबिटेट पे ये प्रिडिक्ट किया है अगर ज़्यादा हैबिटेट इसका और लॉस हो गया तो इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी और डिक्लाइन हो सकती है, कम हो सकती है। जो ये पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है फ्यूचर स्टिमुलेटेड लैंडस्केप, किसने पब्लिश किया है? ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये इसके साइंटिस्ट हैं जो ZSI के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इसके वैज्ञानिकों ने पब्लिश किया है, जारी किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो 1 जुलाई 1916 को बनाई गई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1916 को बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस मंत्रालय के अंदर, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर काम करती है। हेडक्वार्टर कोलकाता में, मुख्यालय ये याद रखना आपको, 1916 में बनाई गई थी। और इसके डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही। गोल्डन लंगूर है जो, इसको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है क्योंकि इसके कलर की वजह से। और ये भूटान में देखो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, सिरांग, सरपांग, जेमगांग, टोंगसा, इतनी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो ये असम में मिलता है। असम की चिरांग डिस्ट्रिक्ट में, कोकराझार, धुबरी, बोंगाईगांव, इन सारी डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। इसका जो एरिया बहुत सारा फैला हुआ है, एरिया याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना पता होना चाहिए पहले से जितना इसका एरिया था वो अब कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो गया, निवास स्थान, क्योंकि एरिया कम होता जा रहा है। हैबिटेट का मतलब क्या है? एरिया, क्षेत्र, निवास स्थान जहाँ पे रहता है वो एरिया कम होता जा रहा है, इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? 2003 में ये कंसीडर किए गए थे एंडेंजर्ड, IUCN की रेड लिस्ट में। IUCN आप जानते हो क्या है? साइट्स और IUCN के बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें NGO और गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संस्था भी पार्टिसिपेट करती हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक, साइंटिस्ट, कुछ भी, इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। किस लिए? ताकि इंटरनेशनली फोना फ्लोरा को, फोना मतलब एनिमल बर्ड, फ्लोरा मतलब प्लांट एंड ट्रीज, इनको कंजर्व किया जा सके, स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके, इसलिए काम करती है IUCN। तो इसकी 9 लिस्ट है, उनमें से एंडेंजर्ड कैटेगरी में है कौन? गोल्डन लंगूर। ये पूछ लेते हैं भाई साहब किस कैटेगरी में, आपको याद रखना है। और साइट्स है जो, ये भी यही काम करती है इंटरनेशनली। इसकी 3 लिस्ट हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। इसकी अपेंडिक्स 1 में ये रखा गया है गोल्डन लंगूर को। जो अपेंडिक्स 1 में आता है इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देता है ये साइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद होना चाहिए कि चक्राशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये असम में है। ये इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें गोल्डन लंगूर प्राइमरी स्पीसीज की तरह है। प्राइमरी स्पीसीज उस स्पीसीज को बोलते हैं, उस जीव को, पेड़ पौधे को या एनिमल बर्ड को बोलते हैं
जो फर्स्ट टाइम किसी एरिया में आया हो। तो फर्स्ट टाइम एरिया में कौन आया था चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? ये गोल्डन लंगूर। इसकी लगभग 600 गोल्डन लंगूर हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन है। ये असम और भूटान के बिल्कुल बॉर्डर पे है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट टॉपिक है जोजिला पास। जोजिला पास भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। अभी न्यूज में इसलिए है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। बॉर्डर के जितने भी बॉर्डर पर रोड होते हैं ये बनाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी के हमारे इंडिया में जो भी रोड बनाए जाते हैं नेशनल हाईवे वगैरह, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। तो ये जो जोजिला पास है ये न्यूज में है अभी, क्योंकि ये काफ़ी समय तक ये खोला जाता है। कब तक? मतलब ये ना साल में लगभग 6 महीने बंद रहता है जोजिला पास, लेकिन अभी इसको खोल दिया गया है। सिर्फ 73 डेज तक ही बंद रहा, वरना नॉर्मली ये बंद रहता विंटर सीजन में, क्योंकि बर्फ़ पड़ती रहती है। ये देखो लद्दाख और जो एरिया है ये श्रीनगर कारगिल लेह एरिया, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये ढका रहता है और यहाँ पे बर्फ़ पड़ने के कारण जाम हो जाता है। तो इसको लगभग विंटर सीजन में 180 डेज़ तक इसे बंद रखा जाता है, लेकिन अभी 73 डेज़ के बाद ही इसको खोल दिया, 73 दिन तक ही बंद रहा, इसलिए न्यूज़ में है। ये है भाई साहब जोजिला पास। पास क्या होता है? जैसे मान लो ये पहाड़ी इलाका है, अगर इसके बीच में, ये पहाड़ी इलाके के बीच में ये मान लो निकलने का पास हो जाए, बन जाए ये वाला, ये पास देखो कुछ ऐसे ही बना हुआ है। ये इधर पहाड़ है, इधर ये निकलने का पास है एक एरिया में, और ये फिर इधर ऊंचाई है, ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये हो गया ये वाला रास्ता, ये वाला जो रास्ता है ये पास बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं दर्रा। तो ये पास हो गया। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसने पहली बार 73 डेज के बाद इसको खोला है। 5 जनवरी तक ये पास खुला रहा था, उसके बाद बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर खोला है इसको। ये कहाँ पे? बस आपको लोकेशन याद होनी चाहिए इसकी। और देखो ये प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट विजायक। ये प्रोजेक्ट चलाए गए थे जम्मू कश्मीर में। प्रोजेक्ट बीकॉन किस लिए? जो भी पास वगैरह है ना वहाँ पे ये बर्फ़ वगैरह को हटाने के लिए, स्नो क्लियरेंस प्रोजेक्ट है ये। यानी कि अगर बर्फ़ से जाम हो रखा है कोई रास्ता, वहाँ से बर्फ़ को हटाना, प्रोजेक्ट बीकन के थ्रू जम्मू कश्मीर में। और प्रोजेक्ट विजायक जो लद्दाख के लिए, जहाँ पे बर्फ़ है उसको हटाना, ये आर्मी वगैरह करती है वहाँ पे। जो जोजिला पास है उसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, और लगभग 160 से 180 डेज तक ये बंद रहता है। जोजिला पास कहाँ पे? हिमालय में है ये, और ये हाई माउंटेन पास है हिमालय में, लद्दाख रीजन में। लद्दाख रीजन में ये कश्मीर वैली को जोड़ता है द्रास से, द्रास और सुरू वैली से। ये कश्मीर वैली एक तरफ है और एक तरफ है आपकी इस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पे कश्मीर वैली है, और इधर है द्रास और सुरू वैली। ये देखो द्रास और सुरू वैली, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में, इधर की तरफ ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर द्रास और सुरू वैली। और इससे आगे इंडस वैली है, इंडस घाटी है इससे आगे, जिसमें से सिंधु नदी, इंडस रिवर बहती है। तो आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। कई बार यूपीएससी ने 3 से 4 बार इस एरिया से क्वेश्चन पूछा है, नुब्रा वैली के बारे में पूछा था कई बार। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे इसकी लोकेशन और किस किस को जोड़ता है जोजिला पास। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल पीएससी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये समझ लो गवर्नमेंट कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करती है, स्टील मंत्रालय जो उसके अंदर। इसका नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी। ये कंट्री की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। ये जो कंपनी है सबसे ज़्यादा आयरन ओर पैदा करती है हमारे इंडिया में। इसने आईआईटी खड़गपुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू। एमओयू का मतलब समझ लो समझौता एग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आईआईटी खड़गपुर आप जानते हो वेस्ट बंगाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक कॉलेज है भाई साहब, ये समझ लो, जो बीटेक वगैरह कराता है, एमटेक वगैरह कराता है। आईआईटी खड़गपुर के साथ इसने एक एग्रीमेंट साइन किया एनएमडीसी ने। किस लिए? ड्रोन के जरिए ये मिनरल एक्सप्लोरेशन करेंगे, खनिज पदार्थ वगैरह की खोज करेंगे। एक्सप्लोरेशन मतलब खोज। ये है ड्रोन भाई साहब, इससे खोज की जाएगी, इसमें कैमरा वगैरह लगे होते हैं।
ये जो NMDC है इसने पहली बार इंडिया में ड्रोन बेस्ड जियोफिजिकल सर्वे की है और हाइपर स्पेक्ट्रल स्टडीज़ की है इसने मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। ये जो है डायमंड की खोज भी कर रहा है, एक्सप्लोरेशन कर रहा है छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, यहाँ पे बेलोडा बेलमुंडी ब्लॉक हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे ये मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रहा है। NMDC ये हमारे इंडिया की जो फर्स्ट CPSC है जिसने स्पेस जियोफिजिक्स सेंट्रल इंडियन डायमंड के लिए यूज किया है, ये सर्वे जो यूज किया स्पेस जियोफिजिक्स डेटा यूज किया है। और पहला ये कंपनी है जिसने पहली बार ऑनलाइन मॉनिटरिंग का डेटा यूज किया है। ये भुवन प्लेटफॉर्म है ना, भुवन एक साइट बनी हुई है जिस पर सारा डेटा मिनरल्स वगैरह का लिखा हुआ है, रखा हुआ है। तो इसका डेटा यूज करने वाली ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन पहली सेंट्रल PSE बन गई है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज NMDC। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया जापान समिट, प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भारत के प्रधानमंत्री आप जानते ही हो, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, फूमियो किसीडा इनका नाम है, जापान के प्राइम मिनिस्टर का। अभी ये इंडिया आए, इंडिया के दौरे पे दोनों कंट्रीज़ की बायलैटरल टॉक हुई, आपस में बातचीत हुई। इंडिया और जापान ने ये प्रॉमिस किया अपनी इन्वेस्टमेंट टारगेट है जो ये इंक्रीज करेंगे 5 ट्रिलियन येन तक। येन जापान की करेंसी है जैसे हमारे इंडिया की रुपया है, अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो डॉलर 42 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट निवेश होगी अगले 5 साल में। और ये 14th एनुअल समिट हुआ है इंडिया और जापान का, ये हर साल मीटिंग होती है इंडिया जापान की। इसमें सेवरल एग्रीमेंट किए गए, बहुत सारे समझौते किए गए दोनों कंट्रीज ने मिलके, 6 एग्रीमेंट किए इसमें। एक एग्रीमेंट साइबर सिक्योरिटी पे किया गया, दूसरा इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे, तीसरा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे, अर्बन डेवलपमेंट शहरी क्षेत्र को डेवलप करना, विकास करना। साइबर सिक्योरिटी आप जानते हो क्या होता है, इंटरनेट पे जो भाई साहब हैकिंग चलती है या डेटा चोरी करते हैं उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये साइबर सिक्योरिटी है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप आप जानते हो, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट यानी कि जो ख़राब पानी है उसके मैनेजमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की है, क्लीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में आगे प्रमोशन यानी कि साइंटिफिक स्टडी की जाएगी दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलकर। और जो बम्बू बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी एग्रीमेंट किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन से। नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे इंडिया का, असम मेघालय वगैरह, ये जो रीजन है असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, यहाँ पे बम्बू बेस्ड प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। बम्बू मतलब बांस से बने हुए उत्पाद। 2+2 मीटिंग पे भी जोर दिया गया है। 2+2 का मतलब है फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये वार्तालाप होती है 2+2 मीटिंग में। नेक्स्ट ये भी है, आगे देखो सबमिट होने वाला है क्वाड का, क्वाड की मीटिंग होने वाली है। क्वाड आप जानते हो 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, 4 कंट्रीज़ का, 4 देशों का, जिसमें US, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जापान है। तो ये आगे मई जून में सबमिट होने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाएंगे टोक्यो जापान, वहाँ पे इस सबमिट को अटेंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने यहाँ पे एक क्लियरेंस देती है, अपनी अनुमति दे दी है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी, बनाई जाएगी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसलिए ये न्यूज में आई है वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है बर्ड सेंचुरी, एक एरिया है भाई साहब, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे बर्ड पाए जाते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी, यानी कि किसी को भी बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं जो एरिया में फॉरेस्ट है और वहाँ पे जंगल में कुछ बर्ड की प्रजाति पाई जाती हैं, मतलब बर्ड की, पक्षियों की। तो ये वेदांथांगल कहाँ पे, बस लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु का जो मधुरांतकम तालुक है वहाँ पे है ये मधुरांतकल जो तालुक है ये चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु की। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, यानी कि दूसरे प्लेस से यहाँ पे उड़ के आ जाते हैं बहुत सारे पक्षी, जैसे पिनटेल, गार्गने, ग्रे वैगटेल, ब्लू विंग्ड टील, कॉमन सैंड पाइपर। ये देखो सारी की सारी डक है ना, जो डक बतख होती है, बतख की सी प्रजाति है ये। तो यूपीएससी ऐसे कुछ नाम दे के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये बर्ड हैं, पक्षी, डक की तरह के, बतख की तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये देखो
ये जो दिख रहे हैं आपको इस तरह के दिखते हैं ये, तो ये नाम याद होना चाहिए कि ये क्या है, बर्ड हैं। पिनटेल, क्योंकि अजीब से नाम रहते हैं, हमें पता नहीं होता, यूपीएससी दे देता ऑप्शन में कि बर्ड हैं, एनिमल हैं, क्या है, प्राइमेट हैं, बंदर की प्रजाति हैं, क्या है, तो आपको याद होना चाहिए बर्ड हैं, पक्षी हैं। पिनटेल, गार्गाने, ग्रे वैगटेल, ब्लू विंग टिल, कॉमन सैंड पाइपर। जो वेदाथांगल है ये ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है हमारी कंट्री में। वाटर बर्ड सेंचुरी का मतलब यहाँ पे जो पक्षी रहते हैं ना वो वाटर के आसपास रहते हैं, पानी के आसपास रहते हैं, तो वाटर बर्ड सेंचुरी हमारे इंडिया की सबसे पुरानी है वेदाथांकल। और वेदाथांकल का जो तमिल भाषा में मतलब होता है उसका मतलब है हैमलेट ऑफ हंटर। हंटर का मतलब शिकारी, हैमलेट का मतलब छोटे से एरिया को बोलते थे या छोटे गांव को जहाँ पे कुछ एरिया बसा हुआ है, तो ये हंटर शिकारियों का गांव, छोटा गांव बोल सकते हैं वेदाथांगल का मतलब। नेक्स्ट टॉपिक है आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है आरसेप, 15 कंट्रीज़ का। कौन कौन सी है जानेंगे। 10 आसियान की कंट्री है, 5 और है। अभी इसका जो है जापान और इंडिया की मीटिंग हुई है, तो जापान ने ये आशा जताई कि इंडिया भी आगे इसको ज्वाइन करे, क्योंकि इंडिया पहले इसका मेंबर था। जब एग्रीमेंट हुआ था तो इंडिया ने भी साइन किया था इसे बनाने के लिए, लेकिन बाद में इससे बाहर हो गया 2019 में। बाहर क्यों हुआ ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। और ये आरसेप में कितने मेंबर कंट्री हैं, कौन कौन मेंबर हैं इसके, कितने कंट्रीज हैं, ये पता होना चाहिए। जापान इंडिया का कोलैबोरेशन हुआ है अभी, तो ये एक्सपेक्ट लगाया कि इंडिया आगे इसे ज्वाइन कर सके। तो ये आरसेप में रूल्स ऑफ ओरिजिन का एक क्लाउज है। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है जो भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, उत्पाद है, कोई भी वस्तु है, गुड्स है, वो कहाँ से बनी है, किस देश से बनी है, उस पर लिखा होना चाहिए। इसका मतलब है रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है ये। तो आरसेप में भी है ये। अगर देखो रूल्स ऑफ ओरिजिन आरसेप का क्लाउज है, यानी कि जब भी कोई कंट्री इन 15 कंट्रीज़ में अपना माल बेचेगा तो उसे ये अपने प्रोडक्ट पे लिखना पड़ेगा कि वो कहाँ से बना हुआ है। और जब इन 15 कंट्रीज़ में इंडिया बेचेगा अपना माल, हो सकता है उसे डिफ़िकल्ट हो जाए कि अपना माल ना बेच पाए, ये कंट्री ना एक्सेप्ट करें। समझ रहे हो, ये इसमें नुकसान है इंडिया को। तो ये 15 कंट्री कौन कौन सी आरसेप में, ये 10 कंट्री तो आसियान की हैं और 5 कंट्री हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये मैप में आप देख सकते हो, ये 30% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड डील है ये, वर्ल्ड की सबसे बड़ी व्यापार की डील है, क्योंकि 30% ग्लोबल जीडीपी और पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है ये ग्रुप आरसेप। ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे इंडिया से ये साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं 10 ये वाली। और ये चाइना है, यहीं पे चाइना के पास जापान और साउथ कोरिया। देखो इस वाले मैप में देखो आप, ये वाला मैप देख रहे हो, यहाँ पे देखो चाइना और ये आपका साउथ कोरिया, जापान, 3 कंट्री हो गई। ये ऑस्ट्रेलिया और इधर न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री होगी। और 10 कंट्री हैं ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये वाली म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जो कंट्री हैं, और ब्रुनई होगा एक यहाँ पे, ये ब्रुनई। ये जो 10 कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आसियान की, प्लस ये 5 कंट्री चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 15 कंट्री हैं आरसेप के मेंबर। ये 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गया ये ग्रुप। 2012 में ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे इंडिया ने भी साइन किया था इस एग्रीमेंट पे, लेकिन बाद में 2019 में इस एग्रीमेंट से इंडिया बाहर हो गया। इंडिया बाहर हो गया किस डर से, क्या कारण था इंडिया ने इसको छोड़ दिया आरसेप को। ये कारण था इंडिया को कि चाइना को हमारी इंडिया की मार्केट मिल जाएगी, क्योंकि जब आरसेप का हम मेंबर बन जाएंगे तो आसानी से चाइना अपने जो प्रोडक्ट है उसको डंप कर सकेगा। डंपिंग का मतलब होता है, डंप या डंपिंग, जब कोई कंट्री अपने देश से कोई प्रोडक्ट बेचे, मान लो पेन बेच रहा है, वो चाइना में एक पेन 10 रुपये का बेच रहा है, मान लो 10 रुपये का बेच रहा है, रुपये में ही मान लो, लेकिन ये अगर इंडिया में आ रहा है तो ये क्या है 10 रुपये से बहुत कम में बेचेगा, यानी कि जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है ना, हो सकता है उससे भी कम। मान लो इसे बनाने में 5 रुपये लग रहे हैं, लेकिन ये इंडिया में 4 रुपये का ही बेच रहा है। अब इससे इंडिया को क्या नुकसान है, इंडिया को तो फ़ायदा ही, आप सोचोगे कि इंडिया को तो फ़ायदा ही हो रहा है कि 4 रुपये में लोगों को पेन मिल जाएगा। नुकसान ये है भाई साहब, जो और बाकी की कंपनी है पेन बनाने वाली कंपनी, वो तो मार्केट से बाहर हो जाएंगी ना। तो
इसके लिए रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई जाती है, कंट्री लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब ऐसे माल पे लगाती हैं जो कंट्री ऐसे माल को दूसरी कंट्री में बेच रहे होते हैं, उस माल को रोकने के लिए, वस्तुओं को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। तो इंडिया को डर था कि चाइना डंपिंग करेगा अपना माल का, और दूसरा ये था इंडिया की डिमांड कि इंडिया की जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इंडिया सर्विसेज बेचेगा इन कंट्रीज़ में, तो वो फ्री सर्विस दे, यानी कि कोई उस पर ड्यूटी ना लगाए, इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाए, टैक्स ना लगाए इंडिया की सर्विस पे। तो ये दो डिमांड थी इंडिया की कि पहला तो ये हमें श्योरिटी दो कि चाइना अपने चाइना से, अपने देश से चाइना इंडिया में अपने माल की डंपिंग नहीं करेगा या किसी और देश में डंपिंग नहीं करेगा, और दूसरा ये सिक्योरिटी दो इंडियन सर्विस को अलाउ करोगे आप फ्रीली, कोई डंपिंग ड्यूटी को, मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगाओगे, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह टैक्स नहीं लगाओगे। ये दो डिमांड थी इंडिया की, ये दो डिमांड नहीं मानी, इसलिए इंडिया बाहर हो गया। जब से ये बाहर हुआ है तब से जापान, ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके आ रहे हैं इंडिया को मनाने के लिए, नेगोशिएशन कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, लेकिन इंडिया मानने को तैयार नहीं है अभी तक, ये इसका स्टेटस है। नेक्स्ट टॉपिक है चीता इंट्रोडक्शन प्लान। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एनवायरनमेंट के लिए। चीता आप जानते हो भाई साहब एक जीव है, प्राणी है, कुछ शेर की तरह का दिखता है। ये हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त, एक भी नहीं है हमारे इंडिया में। इंडिपेंडेंस के बाद से, आज़ादी के बाद से ये लुप्त हो चुका है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने दोबारा प्लान बनाया इसको इंट्रोड्यूस करने का। इंडिया का जो चीता था पहले यहाँ पे हुआ करता था, 1954 तक ये पाकिस्तान में रहा। इंडिया में यहाँ पे 1932 तक रहा, 1912 में यहाँ तक रहा, गुजरात में 1940 तक रहा, 1967 में एक कुछ यहाँ पे देखा गया ये इधर बिहार वाले और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, 1910 तक वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा वाले रीजन में, 1912 में देख लिया हमने, 1894 में ये महाराष्ट्र वाले एरिया तक रहा, कर्नाटक महाराष्ट्र रीजन में, 1967 में ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन में, केरल में 1850 तक के रीजन में ये रहा। यानी कि ये 50 स्पीसीज़ के लगभग इंट्रोड्यूस किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। अफ्रीका से लाए जाएंगे, अफ्रीका सवाना से, और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, IUCN की लिस्ट में, एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है ये चीता। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? अफ्रीका से लाया जाएगा, अफ्रीका के नम्बिया कंट्री से, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में। तो ये आपको याद होना चाहिए, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और कहाँ से लाया जा रहा है? नम्बिया कंट्री से, नामीबिया है, ये देखो अफ्रीका में, ये अफ्रीका का मैप देख रहे हो आप, ये यहाँ पे नामीबिया कंट्री होगी, छोटा सा कंट्री है एक भाई साहब, ये इधर देखो साउथ रीजन में, ये है नामीबिया। ये नामीबिया रीजन से लाई जाएगी ये चीता वगैरह, और इंट्रोड्यूस कहाँ पे किए जाएंगे? कूनो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे। और देखो कोई नामीबियन गवर्नमेंट नहीं दे रही है इनको, नामीबिया की जो सरकार है उससे हम नहीं ले रहे हैं, एक NGO वहाँ की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है चीता कंजर्वेशन फंड, इससे हम ले रहे हैं चीता। 3 से 5 चीता पहली बार में फर्स्ट टाइम में ले आए जाएंगे यहाँ से, मई 2022 तक यहाँ पे लाए जाएंगे, और ये लगभग 15 अगस्त तक कूनो नेशनल पार्क में रिलीज कर दिए जाएंगे। मतलब मई 2022 तक तो हमारे इंडिया में आ जाएंगे पिंजरे वगैरह में बंद करके, 15 अगस्त तक ये छोड़ दिए जाएंगे, यानी कि 15 अगस्त को इनको आज़ाद कर दिया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे पे इनको भी आज़ाद कर दिया जाएगा, कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। जो लास्ट चीता देखा गया था लगभग हमारे इंडिया में वो 1947 में देखा गया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट में ऐसा भी था कि 1967 तक था ये। 1967 में तो ये फिर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था इंडिया में, लुप्त, बिल्कुल लुप्त हो गया। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वर्डिक्ट है, फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंट्रोडक्शन का प्लान था कि अफ्रीका से लाया जाएगा चीता, कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इस डिसीजन को, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, रद्द, मना कर दिया था कि नहीं आप चीता लेके नहीं आओगे, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में और भी स्पीसीज टॉप प्रेडेटर हैं जो उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे टाइगर वगैरह या लियोपर्ड वगैरह, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो चीता को नहीं लाया जा सकता। और अगर आपको करना तो एशियाटिक लायन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, और एशियाटिक लायन गुजरात में गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, और ये सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लायंस, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन बाद में 2021 में लास्ट ईयर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया, तो उसके बाद से अफ्रीकन चीता लाए जा रहे हैं नामीबिया से, कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में।
और याद ये रखना है कि नामी वैन गवर्नमेंट से नहीं खरीद रहे हैं, हम एनजीओ से खरीद रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, टाइगर को मैनेजमेंट करने के लिए काम करती है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इस मंत्रालय के अंदर काम करती है। 1972 का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर ये बनाई गई थी 2006 में। नेक्स्ट टॉपिक है बोमा कैप्चरिंग टेक्निक। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। ये बोमा कैप्चरिंग टेक्निक है, ये जानवरों को पकड़ने की एक टेक्निक है। जानवर को पकड़ के दूसरी जगह पे ले आ जाता है उन्हें। अभी कहाँ पे यूज हुई है ये केवला देव नेशनल पार्क है राजस्थान में, तो ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की, ये आपको याद होना चाहिए कहाँ पे केवला देव नेशनल पार्क। ये अफ्रीका में यूज की जाती थी ये टेक्निक, बोमा कैप्चरिंग टेक्निक। और ये देखो क्यों यूज की जा रही है केवला देव नेशनल पार्क में। यहाँ से कुछ डियर हिरन पकड़े जाएंगे और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, ये भी यहाँ पे राजस्थान में, यहाँ पे छोड़े जाएंगे। लगभग 450 किलोमीटर दूर है ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे हिरन पकड़ के छोड़े जाएंगे टाइगर रिजर्व में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है ना, यहाँ पे 2 टाइगर को और शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा प्रपोजल रखा है। जब 2 टाइगर को यहाँ पे रखा जाएगा तो भाई साहब उनके लिए खाने के लिए तो चाहिए ना कुछ खाना, और ये क्या खाते हैं, ये तो जानवरों को मार के खाते हैं। तो डियर यहाँ पे छोड़े जाएंगे, डियर हर्बीवोर होते हैं, घास वगैरह खाते हैं डियर हिरन, तो इनको छोड़ा जाएगा फॉरेस्ट एरिया में ताकि ये टाइगर इनका शिकार कर सकें, अपना भोजन खा सकें। तो बोमा कैप्चरिंग टेक्निक है जो ये एनिमल पकड़ने की है। इसमें क्या किया जाता है, एनिमल को लुभाया जाता है। एक गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, मान लो यहाँ पे, ये मान लो टेम्पो खड़ा कर दिया। अब टेम्पो खड़ा कर दिया, इसके बाद यहाँ पे ग्रीन लगा देंगे, घास की मैट, जो घास जैसी मैट होती है ना, चटाई होती है जो घास की तरह की दिखती है, ऐसी मैट लगा देते हैं इसके आगे, और यहाँ पे भी मैट लगा देते हैं, चारों तरफ मैट लगा देते हैं, तीनों तरफ, एक तरफ खुला रख देते हैं। जैसे मान लो ये है भाई साहब टेम्पो, ये टेम्पो है, ये टेम्पो खड़ा है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे रास्ता बना दिया, एक यहाँ पे रास्ता बना दिया, यहाँ पे मैट लग दी, ये खुला है ये वाला गेट इसका, क्योंकि टेम्पो में चढ़ाना है इसको, तो ये खुला है। अब यहाँ से ये गलियारा सा बना दिया, ये दीवार सी बना दी, इधर मैट लगी हुई है, जो चटाइयाँ घास जैसी दिखती हैं, इधर चटाई इधर चटाई, तो इधर ना देख सकता है हिरन ना इधर देख सकता है। ये रास्ता खुला है, हिरन यहाँ से आ रहा है, यहाँ भी चटाई बिछा रखी है वो मैट घास वाली, तो इधर घास समझ रहा है वो घास चढ़ते चढ़ते आ रहा है वो यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी देख रहा है कि यहाँ पे ये इंक्लाइन बना हुआ है, ये चढ़ते 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 इधर चढ़ जाता है इस पर, और जैसे ही चढ़ जाता है गेट बंद कर देते हैं और इसे ले जाते हैं। इसी को बोलते हैं बोमा कैप्चरिंग टेक्निक। ये लोड करते हैं इसे एनिमल को इस तरह से, देखो इस तरह से ये हिरन है, ये गलियारा बना दिया, आगे खड़ा होगा वो टेम्पो, उसमें जाके ये चढ़ जाएंगे और इनको फिर दूसरी जगह पे जाके रख दिया जाता है, उतार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ऐसी टेक्निक कुछ एलिफेंट हाथियों को पकड़ने के लिए भी यूज किया करते थे। मध्य प्रदेश में कुछ ईयर पहले बोमा टेक्निक यूज की गई थी, अभी राजस्थान में पहली बार यूज की गई है ये। और यहाँ पे देखो मुकंदरा रिजर्व में ये टाइगर लियोपर्ड वगैरह भी मिलते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसकी एक टेक्निकल कमेटी है, उसने ये अप्रूवल किया था कि जो रांथमबोर नेशनल पार्क है उससे मुकंदरा में 2 टाइगर रिजर्व शिफ्ट किए जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए रांथमबोर नेशनल पार्क भी राजस्थान में, मुकंदरा टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है, और जो केवला देव नेशनल पार्क जो ऊपर हमने पढ़ा था वो भी। और ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो राजस्थान में है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, ये भी याद होना चाहिए। दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये याद होना चाहिए राजस्थान में सारी की सारी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एलिफेंट। फॉरेस्ट एलिफेंट एक प्रजाति है भाई साहब एलिफेंट की, ये अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट। इसकी पॉपुलेशन है डिक्लाइन होती जा रही है, इस वजह से ये न्यूज़ में आया। इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है एक, तो इस वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, कम हो रही है। पोचिंग कर लेते हैं इसका, पोचिंग का मतलब हंटिंग, शिकार कर लेते हैं लोग, इसलिए कम होती जा रही है। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कैसे, ये जंगलों से बाहर आ जाते हैं, किसानों की फसल को ख़राब करते हैं, या फिर लोगों को मारते हैं तो लोग इन्हें मार देते हैं, तो इस तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो ये कारण इनके विलुप्त होने के, ख़त्म होने के, पॉपुलेशन कम होने के, डिक्लाइन होने के। जो अफ्रीकन एलिफेंट हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। देखो यूपीएससी ने 2019-20 में 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है एलिफेंट के रिगार्डिंग, तो इसकी
पूरा डिटेल में जानना तो इसका इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, वो आप डिटेल से देखना। ऐसा पूछ लिया था कितने दिन तक एलिफेंट, जो फीमेल एलिफेंट होती है वो कितने दिन तक प्रेग्नेंट रहती है, ऐसा भी पूछ लेता है। तो सारी डिटेल उस लेक्चर में आपको मिलेगी, तो इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो सिर्फ न्यूज में है। अफ्रीकन एलिफेंट दो तरीके के होते हैं, एक फॉरेस्ट एलिफेंट और एक सवाना एलिफेंट, दो टाइप के होते हैं। वैसे एलिफेंट पूरे वर्ल्ड में कई तरीके के मिलते हैं, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, ये अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को ही बोलते हैं। ये अफ्रीका में मिलते हैं दो तरीके के एलिफेंट, यानी कि सवाना एलिफेंट, यानी कि अफ्रीकन बुश एलिफेंट भी बोलते हैं सवाना को, और ये है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ये वाला अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा। देखो इसके कान बड़े हैं, इसके छोटे हैं। और ये है एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट कई तरीके के मिलते हैं, जैसे इंडियन एलिफेंट है, इंडिया में इस तरह के मिलते हैं। ये बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट है इस तरह का। एक श्रीलंकन एलिफेंट है। देखो जो बोर्नियो एलिफेंट है और श्रीलंकन एलिफेंट है, इनके दांत नहीं होते। जैसे इनके ये दांत दिखाई दे रहे हैं ना, दो बड़े बड़े वाइट वाइट से, तो इनके बोर्नियो पिग्मी के और श्रीलंकन एलिफेंट के दांत नहीं होते। और ये है आपका सुमात्रन एलिफेंट, ये इंडोनेशिया में मिलता है सुमात्रन एलिफेंट ज़्यादा। तो ये एशिया में पाए जाते हैं इतने तरह के एलिफेंट। जो फॉरेस्ट एलिफेंट है, ये IUCN की रेड लिस्ट में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लगभग 80%, जो 3 जनरेशन से इसकी 80% जो स्पीसीज हैं वो डिक्लाइन कर गए हैं। और जो ये सवाना है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, 50% पॉपुलेशन इसकी भी डिक्लाइन कर गई है। ये याद रखना, फॉरेस्ट एलिफेंट जो है अफ्रीकन एलिफेंट, वो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, और सवाना आता है एंडेंजर्ड में। जो फॉरेस्ट एलिफेंट है ये ह्यूमिड फॉरेस्ट में रहता है, जहाँ पे बारिश वगैरह अच्छी खासी होती है, वहाँ पे वेस्ट अफ्रीका कोंगो बेसिन में पाया जाता है ये। और ये देखो जितनी भी 3 लिविंग एलिफेंट स्पीसीज मिलती हैं ये, और में से सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है ये फॉरेस्ट एलिफेंट। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड स्पैरो डे। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पैरो मतलब चिड़िया होती है भाई साहब, सबने देखी होगी, हाउस स्पैरो वगैरह। ये हाउस स्पैरो घरों में मिलती है, आजकल तो ये नहीं पाई जाती, शहरों में तो दिखती ही नहीं है, गाँवों में फिर भी मिल जाती है। जो कच्चे मकान होते हैं ना, अभी भी मिट्टी के बने हुए होते हैं, या पक्के मकान भी होते हैं, उनमें देखने को आसपास घूमती रहती, मिल जाती हैं। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। क्यों? इस बर्ड के बारे में अवेयरनेस फैलाना, इस चिड़िया के बारे में जागरूक करना लोगों को, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। किस वजह से घटती जा रही है? हैबिटेट लॉस हो रहा है भाई साहब, इनका निवास स्थान ही नहीं है। पहले कच्चे घरों में रहा करते थे, या कच्चे घर के आसपास पेड़ हुआ करते थे, उनके आसपास रहते थे। अब वो पेड़ भी नहीं रहे, कच्चे घर भी नहीं रहे, तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी कि हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। और इनकी पोचिंग भी कर ली जाती है, शिकार कर लेते हैं लोग, मार के इनको खा जाते हैं मांस की तरह। जो फर्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया था वो 2010 में मनाया गया था 20 मार्च को। उसके बाद हर साल मनाया जाता है ये। इस साल की जो थीम थी वो थी मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड। वर्ल्ड स्पैरो डे है जो, ये नेचर फॉर एवर सोसाइटी का इनिशिएटिव है। नेचर फॉर एवर सोसाइटी एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था है नेचर फॉर एवर सोसाइटी। कौन चलाता है इस NGO को? मोहम्मद दिलावर नाम के आदमी भाई साहब ये चलाते हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए काम करते हैं, बर्ड को प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं ये। स्पैरो वेरी सोशल बर्ड है। ये सोशल बर्ड इसलिए क्योंकि जहाँ पे लोग मिलते हैं अक्सर वहीं पे ये रहा करता है, और ये ऑल सीजन में रहता है लगभग, और ये समूह में रहता है, एक तरह से फ्लॉक मतलब समूह, ग्रुप में रहता है ये बर्ड, जो स्पैरो है, चिड़िया है। जो हाउस स्पैरो, ये तो लगभग हर जगह से ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। इंडिया में भी ये लुप्त होती जा रही है, पहले घरों में मिलती थी, आजकल नहीं मिलती है, इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं ये कंजर्वेशन के लिए। इसकी जो स्पैरो होती है, देखो ये 60 सेंटीमीटर की हाइट होती है इसकी ऊंचाई, 25 से 40 ग्राम इसका वजन होता है, और 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। जो इसकी एवरेज लाइफ होती है वो लगभग 4 से 5 साल जीती है ये, और ये 24 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है ये। और ये देखो हर एक कॉन्टिनेंट में मिलती है, लगभग अंटार्कटिका, चाइना और जापान को छोड़ के लगभग हर कॉन्टिनेंट में मिलती है। और इसको स्टेट बर्ड, दिल्ली का स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया था 2012 में। तो दिल्ली का ये राज पक्षी भी है, राज्य पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड है ये। इसके जो
हैबिटेट इसका लॉस होता जा रहा है, मतलब इस ये लुप्त होती जा रही है। ये लुप्त होने के कारण है इसके, एक तो पेड़ों की कमी हो गई है, पेड़ ही नहीं है, पॉल्यूशन की वजह से भी इस पर प्रभाव पड़ा, कम हो गई है। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चेंज हो रही है, उसकी वजह से भी इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसकी वजह से ये लुप्त हो रही है। दूसरा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे मोबाइल टावर से, इंटरनेट से या टीवी सिग्नल से ये जो रेडिएशन निकलती है ना, तरंगे, इनकी वजह से भी ये लुप्त हो रही है भाई साहब। इसको रिकवर कैसे किया जा सकता है? सीधी सी बात है, जो इसका हैबिटेट है यानी कि निवास स्थान, उसको रिकवर कर दो, ये दोबारा से आ जाएगी। नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा के बारे में ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी न्यूज में है, किस लिए न्यूज में, बस उसको ही हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में स्टार्ट किया था भाई साहब। ये एक स्कीम है, योजना, लगभग साल में कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 100 दिन का काम देना है ऐसे लोगों को जो काम करने के इच्छुक हैं, अनस्किल्ड वर्क करने के लिए इच्छुक हैं, उनको देना है। और जब भी वो रजिस्टर कराएगा पंचायत में जाके, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये रूरल एरियाज़ के लिए मनरेगा, शहरों के लिए नहीं है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज़ में जो भी बंदा काम करने के इच्छुक है वो पंचायत के पास जाएगा, सरपंच के पास, अपने आप को रजिस्टर कराएगा। 15 दिन के अंदर अंदर उसे काम देना होगा, नहीं दे पाए तो उसकी सैलरी देनी पड़ती है 100 दिन की तो। और इसके ये भी है कि सोशल ऑडिट भी इसमें मैंडेटरी है। सोशल ऑडिट क्या है? ऑडिट का मतलब होता है एक तरह से एग्जामिन करना कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, या उसकी सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही, लोगों की 100 दिन का काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये ऑडिट कौन करेगा? सोसाइटी करेगा, इसलिए है सोशल ऑडिट, यानी कि वहीं गांव के लोग या सोसाइटी के लोग करेंगे ये छानबीन कि हाँ इस पे काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इसे बोलते हैं सोशल ऑडिट। ये इसमें मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये आपको बात याद होनी चाहिए। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, अनिवार्य। अभी किस लिए न्यूज में? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो, ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसने एक रिपोर्ट दी है लोकसभा में कि मनरेगा की फंक्शनिंग कैसी चल रही है। कुछ चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं मनरेगा के सामने, कुछ परेशानियां हैं। वो क्या है? पहला तो ये, जो बजट एस्टिमेट है इसको आगे बढ़ाना है मनरेगा के लिए, पास से आगे। और मनरेगा की जो फंडिंग है उसमें डिले होता है, जो पैसा दिया जाता है मनरेगा उसमें देरी होती है देने में। दूसरा ये है, वेज में जो मजदूरी दी जाती है उसमें भी डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब अंतर, एक स्टेट में कुछ और मजदूरी दी जा रही है, दूसरे स्टेट में कुछ और, कम ज़्यादा मजदूरी दी जाती है, तो ये डिस्पैरिटी है। फेक जॉब कार्ड होते हैं इनके, नकली जॉब कार्ड बना दिए जाते हैं, मतलब जॉब कार्ड नकली बना दिए, मान लो सरपंच वगैरह ने जॉब कार्ड नकली बना दिए, आदमी है नहीं, वो पैसा खा रहे हैं सरपंच वगैरह, या बीच में जो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है पैसा होके, वो खा जाते हैं, लोगों तक पैसा पहुंचता नहीं है। फेक जॉब कार्ड है इसमें, नकली। वाइड स्प्रेड करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और जो मस्टर रोल है, यानी कि जो हाजिरी का जो रजिस्टर दिया जाता है वो भी लेट अपलोड किया जाता है इसमें। रिकमेंडेशन क्या की गई है? एक तो रिकमेंडेशन इस कमेटी ने ये कहा है, जो इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है ना, उसे बढ़ा के कम से कम 150 दिन तक करो, एटलीस्ट 150 डे साल में काम दिया जाए लोगों को। और इसमें जो काम करने की जो लिमिट है ना, मतलब कुछ काम दिए जाते हैं लिमिटेड काम, उन काम को और बढ़ाओ, और काम बढ़ाओ। ऐसा ही नहीं सिर्फ गड्ढा खुदवाओ या कहीं पे मतलब तालाब वगैरह खुदवाओ, इनसे आगे भी काम इसमें बढ़ाया जाए। और गवर्नमेंट ये कर सकती है कि ये एस्टिमेट करे कि इसमें और हायर फंड एलोकेट करे ताकि रूरल डेवलपमेंट आए। नीड क्या है रिफॉर्म की, अभी ज़रूरत क्या है? क्योंकि देखो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में ये देखा गया, जब कोविड-19 आया था तो ये मनरेगा स्कीम ही थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काम दिया गया था इसके अंतर्गत। तो देखो प्री कोविड-19 से पहले, जब कोविड-19 आया था उससे पहले इसमें जो काम करते थे लोग, उससे ज़्यादा कोविड-19 के टाइम में लोगों को ज़्यादा रोज़गार दिया गया। लेकिन उससे जितना कोविड-19 जब पीक पे था, जितना रोज़गार दिया गया उससे तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी कोविड-19 से पहले जितने लोग काम करते थे उससे ज़्यादा लोगों को इसमें काम दे रखा है, रोज़गार दे रखा है। तो इसलिए ये एमरजेंसी सिचुएशन में भी मनरेगा ने अच्छा काम किया है, इसलिए हाई डिमांड ये है। इसके लिए क्या है, और अलोकेशन बढ़ाई जाए फंड की, और काम बढ़ाया जाए 100 दिन से 150 दिन का। और इसमें देखो जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको भी काम मिला है इसमें, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में छोड़ के चले गए थे, अपना जो निवास स्थान है छोड़ के चले गए थे दूसरे स्टेट में, राज्य में, उसमें उन माइग्रेंट वर्कर को भी इसमें काम मिला है मनरेगा के तहत। नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी ग्रीन टाइगर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो
एक पार्क है, पार्क कहाँ पे है? मेडागास्कर में। मेडागास्कर कहाँ पे है भाई साहब? ये है मेडागास्कर, अफ्रीकन कंट्री है मेडागास्कर। महात्मा गांधी जी के नाम पे एक पार्क का नाम रखा है, इसलिए न्यूज में है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चलाया जा रहा है ना, उसी का अंदर है एक तरह से। ये अभी स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क है ये वर्ल्ड ग्रीन, जो वर्ड शब्द ग्रीन लिया गया है ये प्लेक में है, एक पत्थर है स्टोन, उसका नाम रखा गया है। ये सूचित करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को संरक्षित करने की बात करता है ये। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो रखा गया है, महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्राइब्यूट देने के लिए इसका नाम रखा गया है। गांधी जी आपको पता है प्रवासी थे, प्रवासी मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है जो आदमी, प्रवासी। और गांधी जी वापस आ गए थे, फिर ये साउथ अफ्रीका में रहे थे, साउथ अफ्रीका से फिर इंडिया में आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। जो मेडागास्कर है देखो, यहाँ पे गुजरात से बहुत सारे लोग रहते हैं, और गांधी जी भी आपको पता है गुजरात से, पोरबंदर से थे। और यहाँ पे देखो मेडागास्कर की कैपिटल में ये पार्क बनाया गया है। मेडागास्कर की राजधानी कैपिटल है एंटानानारिवो, यहाँ पे बनाया गया है। एंटानावारिनो में ग्रीन स्पीसीज यानी कि ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए और ग्रीन स्पेस बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, ये लोगों को अवेयर कराया जाएगा इसके थ्रू, यानी कि ग्रीन स्पेस और क्रिएट किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है नरसिंगापेट्टाई नागास्वरम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भाई साहब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको जीआई टैग मिला है अभी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग मान लो किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है 10 साल के लिए, किसी प्रोडक्ट को जब दे दिया गया तो उसके नाम से उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को, इसी तरह के उत्पाद को कोई दूसरा बंदा या कहीं प्लेस पे नहीं बेच सकता। जैसे जीआई टैग दिया गया है ये थंजावुर डिस्ट्रिक्ट की ये नरसिंगपेट्टाई नागास्वरम को, ये एक इंस्ट्रूमेंट को दिया गया है। ये थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में बनता है। अब थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में जो ये बनता है, इस नाम से कोई और डिस्ट्रिक्ट में या किसी और प्लेस में, तमिलनाडु के अलावा किसी और स्टेट में, राज्य में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कहीं और पे इस नाम से ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बेचा जा सकता। ये है इंस्ट्रूमेंट जो भाई साहब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नागास्वरम। ये आपका नरसिंगपेट्टाई नागास्वरम। ये नागास्वरम है जो, ये इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, साउंड निकलती है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जीआई टैग 10 साल के मिलता है, लेकिन आगे इसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जो रजिस्टर कराते हैं, चेन्नई में इसका ऑफिस है जीआई टैग का रजिस्टर करने वाला, वहाँ पर रजिस्टर कराते हैं। एक जीआई टैग 1999 का एक एक्ट बनाया था इंडिया ने, उसके थ्रू ये दिया जाता है। और अगर कोई इस नाम से बेचता है तो उसे भाई साहब पनिश भी किया जा सकता है, सज़ा मिल सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है उसमें। सबसे पहला जो जीआई टैग दिया था हमारे इंडिया में, वो दार्जिलिंग टी को दिया था। दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी, चाय को दिया था 2004 में सबसे पहला जीआई टैग। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये नरसिंगपेट्टाई नागास्वरम जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आचा मरम से बना होता है। आचा मरम एक ट्री है, पेड़, उसकी लकड़ी से बना होता है ये। जो इसका फ्रंट पोर्शन है, आगे का पोर्शन, अनुसु बोलते हैं, इनहेंसर, वो वागई वुड से बना होता है, वागई लकड़ी से। इसका एक शिवाली या रीड है, जो शिवाली इसका एक पार्ट है इसका इंस्ट्रूमेंट का, वो बना होता है ग्रास से, घास से। और वो घास उगती है कहाँ पे? कावेरी जो नदी है उसकी किनारे पे उगती है वो घास। और जो कोली डैम है, कोली बांध, वहाँ पे उगती है घास, उससे बना होता है शिवाली रीड, इसका इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। इसमें डबल रीड होती है, इसमें विंड इंस्ट्रूमेंट होता है साउथ इंडिया से। और देखो ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनली रीति रिवाजों में, शादी ब्याह में भी यूज होता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। इंस्ट्रूमेंट देखो वर्ल्ड का ये लाउडेस्ट नॉन ब्रास अकाउस्टिक इंस्ट्रूमेंट है। और ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे नॉर्थ इंडिया में शहनाई वगैरह बजाई जाती है ना, इसी तरह से ये ज़्यादा लंबा है, इससे शहनाई से हार्ड वुड बॉडी है, ये जो कठोर लकड़ी होती है उससे बना होता है। और शहनाई की तरह जैसे शहनाई इंस्ट्रूमेंट होता है विंड इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ये विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। साउथ इंडियन कल्चर में इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे साउथ इंडिया में। जो हिंदू शादी होती है ना, हिंदू धर्म में वेडिंग होती है शादी, उसमें इसको बजाया जाता है, या टेम्पल वगैरह में बजाया जाता है, मंदिर वगैरह में इस इंस्ट्रूमेंट को। तो यही थे आज के टॉपिक।